एपिसोड 163। मृत्युंजय बोला, और हमें क्या करना है? अद्विजय बोला, तुम कब तक मुंबई में रहोगे? क्या तुम्हें अपने शहर की याद नहीं आती? इस पर अद्विजय बोला, हमारा परिवार यहाँ है तो हमें उस खंडहर जैसे महल की याद क्यों आएगी? इस पर अद्विजय बोला, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। अद्विजय नहीं चाहता था कि उसके दुश्मन मृत्युंजय को टारगेट करे। मृत्युंजय अपनी वाइफ के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था और अद्विजय उनकी लाइफ में कोई मुसीबत नहीं लाना चाहता था। वहीं मृत्युंजय अपने दोस्त को सपोर्ट करना चाहता था। उसने पास्ट में अद्विजय पर शक करके जो गलती की थी वो गलतियां फिर कभी नहीं करना चाहता था। जब मृत्युंजय वहां से जाने के लिए नहीं माना तो अद्विजय काफी डिसअपॉइंट हो गया। मृत्युंजय अद्विजय को देखते हुए बोला, हम यहाँ पर रहकर काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और अब तो हमने सौम्या के कॉलेज में एज अ प्रोफेसर भी ज्वाइन कर लिया है। ये सुनकर अद्विजय हैरान हुआ। उसने कहा, तुम और कॉलेज प्रोफेसर? ये सुनकर मृत्युंजय ने हाँ में सर हिलाया और बोला, अभी हमारी पत्नी को ये बात नहीं पता है, हम चाहते हैं कि हम उसे खुद पढ़ाए। अद्विजय बोला, क्या तुम्हारे पास इतना ज्यादा फालतू टाइम है? ये सुनकर मृत्युंजय ने हाँ में सर हिला दिया। तीनों वहां से काफी गहरा डिस्कशन करने के बाद वापस अपने अपने घर चले गए। अद्विजय ने वहां से जाने से पहले सिया को देखा, जो कि गुस्से में अद्विजय को देख रही थी। उसने कहा, अद्विजय, तुम सब जानने के बाद भी मुझे यहाँ बंद करके रखना चाहते हो? क्या तुम इतने ज्यादा बेदर्दी इंसान हो? मेरी बेटी को सच पता चलेगा तो वो तुमसे और उस आरोही से नफरत करेगी। इस पर अद्विजय एक डेविल स्माइल के साथ मुस्कुराया और बोला, मैं कभी तुम्हारे इस झूठ पर विश्वास नहीं करने वाला हूँ। ये सुनते ही सिया बोली, कब तक झूठ को सच और सच को झूठ मानोगे? डीएनए टेस्ट सबूत है इस बात का। भले ही मेरी बच्ची अभी पूरी तरह से उस आरोही के रंग में है, लेकिन इससे ये बात बदल नहीं जाती कि वो मेरा खून ही है। अद्विजय टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, अद्विजय रावत के लिए वही सच है जिसे वो सच मानना चाहता है और दुनिया को भी वही सच अपनाना होगा। ये सुनते ही सिया को काफी गुस्सा आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, अद्विजय। अद्विजय बोला, चिल्लाओ सिया, जितना चिल्लाना है बस। मैं तब तक तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ जब तक मैं इमोर्टल आई नाम की गैंग का नामो निशान इस दुनिया से नहीं मिटा देता। उसके बाद ना तुम रहोगी और ना तुम्हारी वो गैंग। सिया ने अद्विजय की आंखों में देखा तो उसे महसूस हो रहा था कि अद्विजय जो कह रहा है वो वही कर कर रहेगा। तो उसने आखिर में अपना सबसे अहम पत्ता खोलने के बारे में सोचा और उसका आखिरी पत्ता था अग्नि। अग्नि की सच्चाई अद्विजय को बताने के बदले अपनी जान की सलामती की मांग करना। मगर इससे पहले वो जानती थी कि विराज कभी ऐसा नहीं होने देगा। वो अग्नि के खातिर उसे बचाने आएगा और उसके लोग अब तक विराज के पास मदद के लिए पहुंच चुके होंगे। इसीलिए वो मुस्कुराते हुए बोली, अद्विजय, सपना ही देखो कि तुम मेरी गैंग को खत्म कर पाओगे। मैं भी इंतजार करती हूँ उस दिन का जब तुम मेरे पास आकर कहोगे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एक भी आदमी नहीं बचा है। सिया को मुस्कुराता देख अद्विजय बोला, फाइन, 1 हफ्ते बाद वापस मिलते हैं मिस सिया। अचानक अद्विजय अपनी बात बदलते हुए बोला, तुम्हें सिया कहकर मैंने सिया की सोल को डिसरिस्पेक्ट किया है। तुम तो जिया हो ना, जिसकी ना कोई पहचान है ना कोई परिवार। उसने दूसरों की चीजें को ही छीना है बस। ये सुनते ही सिया उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अद्विजय उसे स्ट्रगल करता छोड़ वहां से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी ओर कोलकाता में आरंभ सहगल इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने अपने आदमियों से कहा, कितने दिन हो गए हमारी सिया वापस क्यों नहीं आई? वो वापस से उस आदमी के जाल में फंस गई है। क्या तुम लोगों का उससे कोई कांटेक्ट हुआ? आरंभ के आदमी ने कहा, नहीं मालिक, काफी दिनों से हम मैडम से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। लगता है उनके साथ कुछ। इतना कहकर वो चुप हो गए। आरंभ जी ने कहा, जाओ मुंबई जाओ और पता करो वहां क्या चल रहा है, और अगर सिया को हमारी मदद की जरूरत है तो उसकी मदद करो। सिया हमारे घर की इकलौती संतान है, हम उसे कैसे कुछ होने दे सकते हैं? वैसे भी अब वक्त आ गया है कि हम सिया की शादी हमारे सबसे करीबी दोस्त, जो कि राजस्थान की एक रियासत को संभालते हैं, उनके इकलौते बेटे से की जाए।
वो भी अब 25 का हो गया होगा और अपने घर लौटता ही होगा। आरंभ जी ये जानते ही नहीं थे कि सिया यानी उनके घर की इकलौती संतान पहले ही मर चुकी है और अब वो उस नकली सिया को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा चुके थे। वहीं एक आदमी जो कि अक्सर हुडी पहनकर रावत विला के आसपास भटकता था, दंश को उसके बारे में काफी दिन से पता था। उसने अपने मिशन पर जाने से पहले अद्विजय को इस बारे में बताया तो अद्विजय ने अपने बॉडीगार्ड को उस आदमी पर नजर रखने के लिए कहा। वो हडी वाला वही आदमी था जो उस दिन कैफे में प्रीता आरोही और सौम्या से टकराया था। वो सिर्फ और सिर्फ आरोही के लिए वहाँ था। अद्विजय आखिर में अपना सारा काम खत्म करके रावत विला पहुंचा तो उसे दोनों माँ बेटियां सोती मिली। अद्विजय बिस्तर पर बैठा और गहरी सोच में डूब गया। जिस तरह से सिया ने हर बार जाल बिछाया था उसकी वजह से उसे अभी भी यकीन नहीं था, जबकि उसने अस्मिता के हॉस्पिटल में वो सीसीटीवी फुटेज देख ली थी। अब एक ही चीज के बारे में जानकार अद्विजय को इस बात पर यकीन हो सकता था, उसका वो बच्चा मिलना जिसे उसे रात सिया अपने साथ ले गई थी। जहां सिया सोच रही थी कि वो अग्नि की आइडेंटिटी को अपने लास्ट हथियार की तरह यूज करेगी, उसके बारे में तो अद्विजय को पहले ही पता चल चुका था। अद्विजय लैपटॉप खोलकर बैठ गया। उसने उस सीसीटीवी फुटेज को दोबारा ध्यान से देखा और ये भी चेक किया कि कहीं फुटेज को एडिट या बीच में से कट तो नहीं किया गया है, मगर वो सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल सही निकली। अद्विजय को ये तो पता था कि वो सिया की कोई आदमी मदद कर रहा था, मगर वो आदमी फोन था। इस बारे में अद्विजय को कोई क्लू नहीं था। अगली सुबह अद्विजय ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा था और उसके सामने ढानी के स्कूल का प्रिंसिपल हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। उसे नहीं समझ रहा था कि उसने ऐसी क्या गलती की है जिस वजह से मिस्टर रावत नाराज थे, मगर फिर भी वो हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। अद्विजय ने कहा, मेरी बेटी तुम्हारे स्कूल में जाकर बिल्कुल भी कंफर्टेबल क्यों नहीं थी? प्रिंसिपल बोले, मुझे माफ कीजिए, लगता है टीचर सही से बच्चों को हैंडल नहीं कर पाए। मैं अभी मिस धानी की क्लास टीचर्स को बदलता हूँ। आरोही किचन से आई और उसने प्रिंसिपल को चाय देते हुए कहा, नहीं, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कल से मैं खुद आपके स्कूल को एज अ टीचर ज्वाइन करूंगी। मैं खुद उसे पढ़ाऊंगी। ये सुनकर प्रिंसिपल काफी हैरान रह गए। वो आज तक उन माओं से ही मिले थे जो कि उन रिच फैमिली से होती थी, जो हर महीने जब भी नए नए नेल एक्सटेंशंस करवाती थी तो वो नेल्स के टूट जाने की वजह से बच्चों को कभी गोद में भी नहीं लेती थी। और यहाँ आरोही अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए टीचर तक बनने को तैयार थी। अद्विजय भी आरोही के इस डिसीजन को सुनकर हैरान था। उसने कहा, आरोही, तुम्हें ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं उसके लिए वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स को हायर करूंगा। आरोही ने कहा, नहीं अद्विजय, मैं चाहती हूँ कि धानी को मैं खुद पढ़ाऊं। आप प्लीज मुझे मत रोकिए, और वैसे भी मुझे टीचर बनकर अच्छा लगेगा। फिर उसने प्रिंसिपल सर की ओर देखते हुए कहा, क्या मैं आपके स्कूल में ज्वाइन कर सकती हूँ? ये सुनकर प्रिंसिपल सर ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। हाँ, आप क्यों नहीं ज्वाइन कर सकती? ये सुनकर आरोही मुस्कुराई और उन्हें थैंक्स कहा। अद्विजय आरोही के डिसीजन से नाखुश तो था, मगर उसने बहस नहीं की और वो बाहर चला गया। उसने दंश को खोजा और गुस्से से चिल्लाया, दंश! ये सुनते ही दंश डर गया। उसने सोचा कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है कि उसके बॉस इतने गुस्से में है। अद्विजय ने दंश से कहा, आज से तुम्हें अगले मिशन के लिए तुम्हें तैयार होना होगा। बताइए, मुझे क्या करना है? दंश की ये बात सुनकर अद्विजय ने उसे उसके मिशन के बारे में बताया तो दंश ने अपना पैर पटकते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस अब बहुत हो। मैं ये मिशन बिल्कुल नहीं करूंगा। बॉस, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं अपने एक साथी को यहाँ बुला लेता हूँ। उसे फीमेल अटेंशन की बहुत जरूरत है, इसलिए वो आपका ये काम कर देगा। इस पर अद्विजय ने उसे घूर कर देखा और बोला, क्या तुम मुझे मना करने की कोशिश कर रहे हो? दंश जल्दी से बोला, नहीं बॉस, ऐसा नहीं है, लेकिन आप मुझ पर तरस खाइए। मैं लड़कियों से दूर ही रहना पसंद करता हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं लड़कियां मेरा गलत फायदा ना उठा लें। अद्विजय बोला, तो तुम्हारा गलत फायदा उठाया जाएगा? दंश ने जवाब दिया, हाँ बॉस, आजकल का जमाना बहुत खराब है। और अद्विजय उसकी बात बीच में काट कर बोला, बस तुम फेल नहीं हो सकते।
ये कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दंश गुस्से से इधर उधर डोल रहा था, क्योंकि मिशन के नाम पर उसे इतना घटिया काम मिला था जिसे वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। इसी बीच धानी को जब पता चला कि उसकी मम्मा खुद टीचर बनकर उसे पढ़ाएंगे तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और आखिर में वो अपनी जान बचाने के लिए अद्विजय के पास भाग कर गई। उसने अद्विजय को आखिर में बताया कि उसने स्कूल में कुछ कांड किया है और अगर ये बात आरोही को पता चली तो उसकी अच्छी तरह क्लास लगाएगी। धानी की बात सुन अद्विजय ने उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। ठीक है डैडी, आपके लिए कुछ करते हैं। ये कहकर अद्विजय धानी को अपनी गोद में लेकर नीचे पहुंचा। नीचे सौम्या और आरोही किचन से बाहर निकली। उन दोनों ने किचन में जाकर अनीका जी के लिए हेल्दी खाना तैयार किया था और वो दोनों हॉस्पिटल जा रही थी। साथ में आरोही कल्याणी और सौम्या को उन दोनों के स्कूल और कॉलेज छोड़ने वाली थी। अद्विजय ने उन्हें देखते हुए कहा, आरोही रुको। आरोही ने पलटकर उन दोनों की तरफ देखा। अद्विजय बोला, कल हम सभी फैमिली ट्रिप पर निकल रहे हैं। ये सुनकर धानी खुश हो गई। आरोही ने कहा, मगर अचानक क्यों? और मैं किसी ट्रिप पर नहीं जाना चाहती। मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं तो तुम्हें भी आना होगा और साथ में मृत्युंजय और राज भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आरोही ने कुछ सोचा। पूरी फैमिली के साथ सौम्या बिताने का ये अच्छा मौका था। साथ में मिस्टी और राज भी एक दूसरे के क्लोज आ पाएंगे तो उसने कहा, ठीक है, कल हम सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये ट्रिप कितने दिन के लिए होगा और क्या आपको कोई काम नहीं है? इस पर अद्विजय बोला, तुम्हें मेरे काम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो अद्विजय रावत के साथ चीट करने की कोशिश करे। आरोही एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, हम कल ट्रिप पर चल रहे हैं। ये कहकर वो दोनों वहां से चली गई। सौम्या थोड़ी परेशान होकर बोली, आरोही, मैंने अभी कॉलेज ज्वाइन किया है, क्या ये मेरे लिए ठीक होगा? आरोही ने कहा, हाँ, शुरू में इतनी कोई खास पढ़ाई नहीं होती है और तुम्हारे तो अभी प्रोफेसर्स भी पूरी तरह नहीं आए हैं, और अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी सिलेबस छूटता है तो मैं हूं ना। सौम्या ने सहमति में सर हिलाया। तभी कल्याणी को दूर से आता देख आरोही हैरान हुई और उसने कहा, सौम्या, क्या मेरी आंखें वही देख रही हैं जो तुम देख रही हो? सौम्या ने सॉफ्टली कहा, हाँ, मैंने भी वही देखा है। उन दोनों के सामने कल्याणी आकर खड़ी हो गई। कल्याणी हाइट में ज्यादा बड़ी तो नहीं थी, मगर हो एक एडल्ट लड़की तो लगती ही थी। उसने इस वक्त एक व्हाइट कलर की शर्ट और स्कर्ट पहनी हुई थी। जहमत ये थी कि वो स्कर्ट घुटनों से नीचे तक की थी, मगर फिर भी कल्याणी को इस गेटअप में देखकर वो दोनों हैरान थी। कल्याणी ने शर्माते हुए पूछा, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? ये सुनकर दोनों बोली, तुम बहुत अच्छी लग रही हो कल्याणी। ये सुनते ही कल्याणी खुश हो गई। फिर आरोही ने पूछा, कल्याणी, हम सब कल ट्रिप पर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? ये सुनते ही कल्याणी ने ना में सर हिलाया और बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती। टीचर ने कहा है कि मुझे अब अच्छे से पढ़ाई पर फोकस करना होगा। मैं बिल्कुल। फिर वो अचानक बोली, वैसे ये ट्रिप क्या होता है? ये सुनकर सौम्या हंसते हुए बोली, कल्याणी, तुम्हें पता भी नहीं है कि ट्रिप क्या है और फिर भी तुमने जाने से मना कर दिया। कल्याणी बोली, हाँ, मुझे अपने स्कूल में टॉप जो करना है। ये सुनते ही सौम्या ने सॉफ्टली कहा, ट्रिप पर हम लोग टाइम बिताते हैं, जंगलों में जाते हैं। ये सुनते ही कल्याणी हैरान होकर बोली, क्या आप लोगों को इतना अच्छा महल छोड़कर जंगलों में जाना है? सौम्या और आरोही दोनों हंसने लगी। कुछ ही देर में आरोही ने उन दोनों को स्कूल और कॉलेज में छोड़ दिया और वो वहां से चली गई। कल्याणी अपनी दूध से गोरी टांगों से चलते हुए आगे जा रही थी। सड़क पर खड़े लड़कों की नजर उसकी टांगों पर थी। कल्याणी स्कूल के अंदर जाने ही वाली थी। आखिर क्या कांड किया था धानी ने अपने स्कूल में? वैसे डियर बताना जरा दंश की क्या जॉब है? और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।